नमस्कार, आशा करता हूँ सब बच्चे ठीक होंगे। लास्ट 12th में जिन भी बच्चों ने एज ए स्किल सब्जेक्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को चुना है, उन विद्यार्थियों के लिए आज से हम लोग इस क्लास 12th के सब्जेक्ट को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। आज शुरुआत करते हैं हम इस बुकलेट के चैप्टर नंबर 5 से। जैसा कि आपको पता ही है, इस बुकलेट बुकलेट में अभी तक 5 चैप्टर हमारे लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं। जिसमें पहला चैप्टर है आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट, देन इसी के ही पार्ट रखे गए हैं एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। इसमें सेकंड यूनिट है आपकी फंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरी सेक्शन के। देन चैप्टर सेकंड है इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज, यानी लाइब्रेरी के जो भी रिसोर्सेज है उनको किस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज करना है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग के बारे में थ्योरी का सिलेबस कवर करेंगे। चैप्टर 3 में है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है उनको जानेंगे। देन चैप्टर 4 हमारे लिए है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन लाइब्रेरीज। अब इसका जो फाइनल चैप्टर हमारे लिए डिजाइन किया गया है वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल की शुरुआत आज हम लोग इस यूनिट में करने वाले हैं, इस हमारे सेशन में करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशन स्किल के चैप्टर 5 पर। यह चैप्टर चैप्टर आपके लिए समान रूप से उपयोगी होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पार्ट के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में भी हमने एक वीडियो इस तरीके से डाली है जिसका चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल था। ये चैप्टर सेम आपको वहाँ भी एक तरीके से कुछ हेल्प करने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर मैटर इसमें जो दिया गया है दोनों ही केसेस में हमारे लिए सिमिलर रहने वाला है। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स में हम देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल की डेफिनेशन। स्किल की डेफिनेशन हम देख चुके हैं, यानी कोई ऐसा कार्य जो एक तरीके से हम प्रैक्टिस के साथ साथ एक्सपीरियंस लगा करके सीखते हैं, यानी किसी चीज में पारंगत होने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है स्किल। इनमें से कम्युनिकेशन स्किल आपका इम्पोर्टेंट स्किल है जो आगे आपको एम्प्लॉयबिलिटी के लिए भी हेल्प करती है। कम्युनिकेशन की स्किल में हम देखें तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के तौर पे हम देख सकते हैं कि एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना या अपनी किसी बात को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में शेयर करना। यह बिल्कुल समान है जिस तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जिसमें हम सामान या किसी एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन है दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। ये किसी साइन के द्वारा भी किया जा सकता है और दूसरा साउंड्स यानी आम बोलचाल की भाषा के द्वारा भी हम हमारी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखते हैं इस कम्युनिकेशन वर्ड का ओरिजिन किस तरीके से किया गया है। कम्युनिकेशन वर्ड है वो एक्चुअल में लैटिन वर्ड है, जो कम्युनिकेशन यानी इसका कम्युनिसिस इसका रूट वर्ड है, जिसका मीनिंग है शेयरिंग और मेक समथिंग कॉमन, यानी कोई चीज आपस में शेयर करना या किसी एक चीज को आइडिया को फीलिंग को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में शेयर करने के बाद में यह प्रक्रिया आपकी कहलाती है कम्युनिकेशन स्किल। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है? डिक्शनरी में बताया गया क्या द इम्पार्टिंग कन्वेइंग एक्सचेंजिंग द आइडिया एंड नॉलेज वेदर बाय स्पीच राइटिंग और साइन, यानी कि किसी भाषण लेखन अथवा साइन के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन या आइडिया को आपस में शेयर करना। पिछली वीडियो में हमने कम्युनिकेशन के मॉडल को देखा था, जिसमें हमने जाना था कम्युनिकेशन में कम्युनिकेटर कौन होता है, इंफॉर्मेशन का जनरेटर, देन जो मैसेज शेयर किया जाता है, जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो कहलाती है मैसेज। इनकोडर डिकोडर हमने पढ़े थे। इनकोडर में हमने बताया था जब इंफॉर्मेशन किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मिंग फेज में हो तो वो प्रक्रिया कहलाती है आपकी इनकोडिंग। जैसे आप कोई एक लेटर लिखना चाह रहे हैं, कोई एक पत्र लिखना चाह रहे हैं या कोई एक मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति को टाइप करके भेजना चाह रहे हैं। इस प्रोसेस में जब आप अपने माइंड से कोई इंफॉर्मेशन आइडिया को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी टाइप करने के बाद में जब डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यह प्रोसेस आपका कहलाता है इनकोडिंग। जिस भी माध्यम से यह सारी प्रक्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है तो जो चैनल उसमें यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं मीडियम।
मीडिया अथवा चैनल। दूसरी तरफ जब ये मैसेज हमारे रिसीवर को प्राप्त होगा, तो रिसीवर को प्राप्त होने से पहले रिसीवर उस मैसेज को एक तरीके से पढ़ करके इंफॉर्मेशन गेन करेगा। डिजिटल यदि उसको मैसेज प्राप्त हुआ है, उसमें वो मैसेज इंफॉर्मेशन डिजिटल मोड में ट्रांसफर होगी, तो ये प्रोसेस कहलाएगा आपका डिकोडिंग। देन जिसको भी ये मैसेज रिसीव होगा, वो हमारे लिए कहलाई जाएगी एक तरीके से ऑडियंस या रिसीवर। अब इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक तरीके से हमारी बॉडी लैंग्वेज, सिंबल या गेस्चर के द्वारा हम वर्ड, साइन या फिर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करके भेजते हैं। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट करने वाला होता है, उसे बोला जाता है कम्युनिकेटर। जो मैसेज को रिसीव करने वाला होता है, वो कहलाते हैं ऑडियंस या रिसीवर। जो मैसेज कम्युनिकेट किया गया है, जो इंफॉर्मेशन भेजी गई है, उसे कहा जाता है इसमें मैसेज। और इस मैसेज को भेजने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिस इन्वायरमेंट में इसका ट्रांसफर हुआ है, वो हमारे लिए कहलाई जाती है एक तरीके से मीडिया, मीडियम अथवा चैनल। कम्युनिकेशन के इस प्रोसेस को हमने पिछली वीडियो में भी एक डायग्राम के माध्यम से समझा था। यहाँ भी इसको देखते हैं। यहाँ एक स्टूडेंट ए है जो एक मैसेज टाइप करती है। टाइप करने के बाद में इसको किसी स्टूडेंट बी को भेजती है। तो स्टूडेंट ए यहाँ इंफॉर्मेशन की जनरेट करती है, इस कारण से इसको बोला जाता है सेंडर या कम्युनिकेटर। दूसरी तरफ जो मैसेज रिसीव करता है, उसे बोला जाता है रिसीवर या ऑडियंस। जिस भी इन्वायरमेंट में ये मैसेज का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे इंटरनेट हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, इस इन्वायरमेंट को बोला जाता है मीडिया या चैनल। इस सारे प्रोसेस में जब सेंडर ए किसी एक इंफॉर्मेशन को दूसरे में भेजने के लिए उस मीडिया या चैनल का सहारा लेता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है अपना इनकोडिंग। दूसरी तरफ जब उस डाटा को डिकोड किया जाता है, यानी जो मैसेज डिजिटली हमारे पास आया है, उसको समझा जाता है, तो इस समझे जाने की प्रक्रिया को बोला जाता है डिकोडिंग। जब मैसेज ए के किसी प्रश्न का फीडबैक या उत्तर स्टूडेंट बी द्वारा स्टूडेंट ए को भेजा जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है फीडबैक। हमने पहले की वीडियो में भी देखा था, पहले भी डेफिनेशन में हम जान चुके हैं कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस एक टू वे प्रोसेस है। यानी वन वे प्रोसेस हुआ, स्टूडेंट ए ने स्टूडेंट बी को कोई मैसेज भेजा, बदले में स्टूडेंट बी जब उसका रिप्लाई या आंसर देगा, तो वो फीडबैक कहलाएगा। तो यानी फीडबैक के आ जाने से कम्युनिकेशन का ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और इस कारण से कम्युनिकेशन का टू वे प्रोसेस माना जाता है। अब इसी प्रोसेस में हम देखते हैं नॉइज। नॉइज क्या है? नॉइज है इस कम्युनिकेशन के मैसेज के आदान प्रदान के प्रोसेस में यदि कोई हर्डल, यदि कोई बाधा, यदि हमारे को कोई परेशानी आती है, तो उस परेशानी को बोला जाता है नॉइज। ये परेशानी किसी भी तरीके की हो सकती है। ह्यूमन एरर भी हो सकता है इसमें, दूसरी तरफ मशीन एरर भी आ सकते हैं। इसको आगे इसी वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। नॉइज को देखते हैं एक बार से फिर से डिटेल में। नॉइज का मीनिंग ये है, कम्युनिकेशन के टाइम में कोई भी अनवांटेड एलिमेंट जो चैनल के बीच में आए, जिसके कारण से इस प्रोसेस में कोई बाधा हो, तो ये हमारे लिए कहलाती है नॉइज। कहने का मीनिंग ये है, नॉइज हमारे लिए इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने में, कम्युनिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमारे लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाले जो भी एलिमेंट होंगे, वो कहलाएंगे नॉइज। एग्जाम्पल के तौर में इसे बता रखा है, जैसे थंडरिंग या फिर लाइटनिंग की स्थिति में हमारे को रेडियो सिग्नल या फिर टेलीविजन में आने वाले सिग्नल में एक तरीके से परेशानी हो सकती है, जिसको हम नॉइज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स के कौन-कौन से टाइप हो सकते हैं? पहला टाइप हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के मोड पर कौन-कौन से पॉसिबल टाइप्स बनाए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला हमारे लिए है वोकल कम्युनिकेशन। वोकल कम्युनिकेशन आसान भाषा में समझे जाए तो ऐसे कम्युनिकेशन को बोला जाता है जिसमें ह्यूमन की वोकल कॉर्ड्स का यूज किया जाए या जिसमें साउंड जनरेट हो। यानी इसमें वोकल कॉर्ड्स और साउंड जो दोनों एलिमेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं या पहुंचा सकते हैं। ह्यूमन मोड, ह्यूमन साउंड एक तरीके से ये कैटेगरी डिफाइन कर सकती है, जिसमें हम
नॉर्मली कोई भाषण दे करके या शाउटिंग करके, चीख कर, चिल्लाकर भी एक तरीके से हम अपनी वोकल कम्युनिकेशन के माध्यम से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। क्लासरूम टीचिंग इसमें एक परफेक्ट एग्जांपल है, जिसमें एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को ये बताने की कोशिश करता है, कोई एक चैप्टर समझाने की कोशिश करता है, जिससे स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को समझते हैं, और क्लासरूम टीचिंग वोकल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ हम बात करें शाउटिंग, तो इसमें हम देख सकते हैं जंगलों में रहने वाले ट्राइब्स आपस में जब बातचीत करते हैं, तो वो एक तरीके से शाउटिंग के माध्यम से आपस में एक इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। कोई एक साउंड ऐसे निकाल करके, यदि खतरा है उनको या कोई शिकार आने वाला है, तो इसके बारे में वो जानकारी देख सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है इसमें वोकल कम्युनिकेशन का। दूसरी तरफ हम देखते हैं नॉन वोकल कम्युनिकेशन। नॉन वोकल कम्युनिकेशन का मीनिंग है जिसमें वोकल कोड्स का यूज नहीं होगा, यानी साउंड फैक्टर 0 होगा। इस केस में नॉन वोकल कम्युनिकेशन में होगा क्या? जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तो उसमें साइन, सिंबल, गेस्चर या फिर सिग्नल का यूज किया जाएगा। जैसे ट्रैफिक पुलिस में जब ट्रैफिक पुलिसमैन है, वो पूरी की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को कोशिश करता है सिग्नल के माध्यम से समझाने के लिए। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है आपका नॉन वोकल कम्युनिकेशन का, जिसमें जो आम पब्लिक है ट्रैफिक पुलिस वाले ऑफिसर से इशारे लेकर के कब उसे चलना है, कब रुकना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करती है, और आपस में एक तरीके से विचारों का आदान प्रदान होता है। इस कम्युनिकेशन की विशेषता ये है कि इसमें साउंड का यूज नहीं किया जाता है। रिटन कम्युनिकेशन को भी इसी का पार्ट माना जा सकता है। कई बार रिटन कम्युनिकेशन को इन 3 कैटेगरी में बाँट दिया जाता है, परंतु यदि थर्ड ऑप्शन दिया गया है, तब रिटन कम्युनिकेशन को भी एक तरीके से कम्युनिकेशन के पार्ट में चूज़ किया जा सकता है। अन्यथा रिटन कम्युनिकेशन को नॉन वोकल कम्युनिकेशन का ही पार्ट माना जा सकता है, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन में भी हम किसी भी तरीके की साउंड या फिर वोकल कोड्स का यूज़ नहीं करते हैं। नॉन वोकल कम्युनिकेशन में फेशियल एक्सप्रेशन और सिर को हिला करके हाँ या ना के जवाब देना भी एक तरीके का इसी तरीके का एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन भी एक ही तरीके का वोकल कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है, परंतु यहाँ हम यूज करते हैं वोकेबलरी और एक तरीके से किसी भाषा का। तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें वोकल कोड्स का यूज हो, साथ में कोई एक लैंग्वेज का यूज हो, जिसे सामने वाला व्यक्ति उस लैंग्वेज को जान करके, समझ करके कम्युनिकेशन करता है, तो इस कम्युनिकेशन को वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है। इसमें रिटन कम्युनिकेशन और वोकल कम्युनिकेशन दोनों ही शामिल हो सकते हैं। फोर्थ एग्जांपल हमारा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा नॉन वोकल कम्युनिकेशन था। इसमें भी हम बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, साइन, सिंबल, बाकी सब की तरह ही बिहेवियरल गेस्चर आदि का यूज करते हैं। इसमें किसी भी तरीके की लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होती। इस कारण से इसको बोला जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बात करते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के ऑन द बेसिस ऑफ रिसीवर पे। रिसीवर के बेसिस पे कम्युनिकेशन के कितने पॉसिबल टाइप हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें पहला टाइप है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ज्यादातर प्रश्न इन्हीं दो से ही पूछे जाते हैं, और यही दो हैं जो आपस में एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले वर्ड का मीनिंग समझते हैं इंट्रापर्सनल। इंट्रा वर्ड का मीनिंग है इंडिविजुअली। दूसरी तरफ इंटरपर्सनल वर्ड का मीनिंग है किन्हीं दो व्यक्ति के बीच में। यदि इन वर्ड्स को समझना चाहते हैं, तो मैं खुद यदि कंफ्यूज होता हूं, तो एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। एक वर्ड है जैसे इंटरनेशनल मैच। हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंटरनेशनल मैचेस खेले जा रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल वर्ड का मीनिंग है किन्हीं दो देशों के बीच में। सेम वर्डिंग यही बनती है हमारे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी किन्हीं दो व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेशन होना। जब दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरी तरफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है एक तरीके से किसी इंडिविजुअल, यानी खुद के साथ में हम आपस में जब बातचीत करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है हमारे लिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और रिसीवर यानी सेंडर और रिसीवर दोनों का रोल एक ही व्यक्ति अदा करता है।
इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में हम कई बार खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, खुद से हम कई बार प्रश्न पूछते हैं कि हमें आगे करियर में क्या करना है, किस तरीके के डिसीजन लेने हैं, और खुद ही उन क्वेश्चंस को आपस में डील करके, रीडिंग करके, डाइजेस्ट करके ऑथेंटिकेट करते हैं और हम स्वयं को गाइड करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपको कहलाता है, एक तरीके से एग्जाम्पल हो सकता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का। दूसरी तरफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमने बताया जिस तरीके से इंटरनेशनल मैचेस होते हैं जिसमें दो नेशन इन्वॉल्व होते हैं, उसी तरीके से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो पर्सन इन्वॉल्व इन्वॉल्व होंगे, जिसमें एक पर्सन सेंडर होगा, दूसरा रिसीवर होगा। दोनों आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, बातों का आदान प्रदान करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस एक तरीके से हमारे लिए एग्जाम्पल है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। थर्ड वर्ड है, तीसरा है हमारे लिए ग्रुप कम्युनिकेशन, और फोर्थ वन है हमारे लिए मास कम्युनिकेशन। कहने का मीनिंग ये है, ग्रुप कम्युनिकेशन में ऐसी स्थिति जब कोई ग्रुप में डिस्कशन हो। इसमें भी सेम हम एग्जांपल ले सकते हैं क्लासरूम टीचिंग का, जिसमें एक टीचर किसी क्लासरूम में बच्चों के साथ अपने आइडियाज या फिर टीचिंग को शेयर करता है। इस केस में होता क्या है, नंबर ऑफ रिसीवर्स एक ऐसी क्वांटिटी में होते हैं जिनको गिनना हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है, यानी काउंटिंग नंबर्स में हम उनको गिन करके पता लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ इस ग्रुप कम्युनिकेशन में हमारे लिए ऐसी संभावनाएं भी रहती है जिसमें रिसीवर है वो भी सेंडर से क्रॉस क्वेश्चन को पूछ सकता है या फिर उससे संपर्क कर सकता है। तो यह एग्जांपल हमारे लिए है ग्रुप कम्युनिकेशन का। ग्रुप कम्युनिकेशन के बाद में हम देखते हैं मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन उस कम्युनिकेशन में कहा जाता है जिसमें सेंडर लिमिटेड होते हैं, यानी जहां से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो हमारे लिए लिमिटेड है, परंतु जहां इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में है। यानी रिसीवर के जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा है। यानी इसका एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे कोई एक क्रिकेट मैच है, किसी टीवी या ब्रॉडकास्टिंग पे चल रहा है, तो जो इंफॉर्मेशन जिनके द्वारा शेयर की जा रही है वो सेंडर लिमिटेड है। दूसरी तरफ जहां मैचेस देखे जा रहे हैं, जिनके द्वारा मैचेस देखे जा रहे हैं, चाहे मोबाइल हो, इंटरनेट हो, टीवी हो या फिर जो ग्राउंड हो, उन सब की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जिनको गिना जाना पॉसिबल नहीं है। तो यह कंडीशन हमारे लिए कहलाती है मास कम्युनिकेशन की, यानी रेडियो, टेलीविज़न और टेलीकास्टिंग के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, बड़े लार्ज स्केल पे इस इन्फॉर्मेशन को पास किया जाता है। तो यह हमारे लिए एग्ज़ाम्पल है एक मास कम्युनिकेशन का। अब आगे बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल की। इंटरपर्सनल स्किल्स की जो भी क्वालिटीज़ एंड बिहेवियर है, उसके बारे में हमें आगे जानकारी मिलती है, जिससे हम किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज का, दूसरे व्यक्ति के नॉलेज का कर सकते हैं। नॉर्मली इसका यूज़ किया जा सकता है जॉब सैटिस्फैक्शन के लिए, अपने कलीग से रिलेशनशिप सुधारने के लिए। इसी कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के डिफरेंट टाइप है, जिसमें पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बातचीत के माध्यम से एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करना। दूसरा है एक्टिव लिसनिंग, यानी जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे से बातचीत कर रहा है तो किसी पहले व्यक्ति को या किसी अदर पर्सन को एक्टिवली उनको पहले व्यक्ति की बातों को सुनना चाहिए। तीसरा बॉडी लैंग्वेज, सुनते समय हमारी बॉडी लैंग्वेज एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की तरफ से जो भी बताया जा रहा है उसको हम इजीली समझ पा रहे हैं, और उसको एक तरीके से बॉडी से हम सर को हिला करके या किसी दूसरे गेस्चर के माध्यम से उनको हम अपनी बात बता पाए। ओपननेस, यानी जो भी बातचीत की जा रही है खुले मन से की जानी चाहिए। देन एक एग्जांपल दिया गया नेगोशिएशन स्किल्स। इसमें हम तौर पे देखा जा सकता है, नॉर्मली जब हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो किस तरीके से हम अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति से मनवाते हैं, या एक तरीके से स्किल अपने स्किल के माध्यम से रेट आदि कट करते हैं या प्राइसिंग उनकी डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से दो व्यक्ति जब आपस में डिसीजन मेकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की कड़ी में काम करते हैं, तो वो आपस में किस तरीके से काम कर सकते हैं। यदि उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है तो किस तरीके से आपस में बातचीत करके आपस में सुधार सकते हैं। किस तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में खामी भरी जा सकती है, उनको अपनी बात के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड से मनाया जा सकता है, टीम वर्क किया जा सकता है, सिंपैथी और एम्पैथी की भावना से काम किया जा सकता है। ये सारी स्किल्स हमारे जो
जॉब है, जॉब सैटिस्फैक्शन के लिए है, हमारे कलीग्स के साथ जो भी रिलेशनशिप हमारे हैं, उनको सुधारने के लिए काफ़ी काम आती है। बात करते हैं बात करते हैं फिर से नॉइज़ ऑफ और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। पहले भी हम देख चुके हैं नॉइज़ या बैरियर के बारे में, जिसका मीनिंग है ऐसे सारे फैक्टर्स जिसके द्वारा हमें एक जगह से दूसरी जगह यानी सोर्स से लेकर के रिसीवर तक मैसेज को भेजने में कोई परेशानी, डिस्टर्बेंस आए, तो कोई हिंड्रेंस हो, तो इसे बोला जाता है नॉइज़। नॉइज़ हम देखे थे 2 तरीके के हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है आपका ह्यूमन फैक्टर और दूसरा है मैकेनिकल फैक्टर। चलिए बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर के बारे में। ह्यूमन फैक्टर में ये कहा जा सकता है जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत का आदान-प्रदान कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनमें कौन से पॉसिबल बैरियर आ सकते हैं। तो फर्स्ट वन है लिंग्विस्टिक बैरियर, यानी 2 व्यक्ति जब कम्युनिकेशन करते हैं, दोनों व्यक्ति जिन भी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस भी वर्ड्स वोकैब्युलरी का यूज़ किया जा रहा है, तो दोनों उसको समझे। यदि दूसरा व्यक्ति उस भाषा से अनजान है, मान लीजिए सेंडर ए या फिर कोई व्यक्ति ए इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने का प्रयास किए जा रहा है और सेंडर बी केवल पंजाबी समझता है, उसको किसी दूसरी भाषा का ज्ञान नहीं है। इस स्थिति में हमारे लिए कम्युनिकेशन स्थापित करना मुश्किल होगा। यानी ए अपनी बात को कैंडिडेट बी तक नहीं बोल पाएगा। तो इस स्थिति में जो बैरियर होगा वो कहलाएगा हमारे लिए लिंग्विस्टिक बैरियर। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे लिए सोशियो कल्चर। इसका एग्जाम्पल हमारे लिए हो सकता है सोशल कल्चरल बैरियर का, यानी कोई एक कम्युनिटी या एक कोई इकोनॉमिक ग्रुप या कोई एक रिलीजियस ग्रुप ऐसा है जो किसी एक त्योहार विशेष को मनाना चाहता है, परंतु दूसरा ग्रुप उसका एंटी भी हो सकता है। तो इस स्थिति में दोनों ही ग्रुप्स में मतभेद आ सकते हैं, उनमें कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकते हैं। दूसरी तरफ थर्ड वन हमारे लिए है इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बैरियर। इसका मीनिंग क्या हो सकता है, यानी 2 पर्सन हैं, उनमें नॉलेज या फिर इंटेलेक्चुअल बैरियर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्लास 6th का स्टूडेंट क्लास 12th के स्टूडेंट में नॉलेज या फिर इंटेलेक्चुअली थोड़ा वीक हो सकता है। केस में हो क्या सकता है, यदि कोई टीचर उन दोनों को किसी एक एकेडमिक लेकर लेवल में आकर के पढ़ाना चाहे, तो हो सकता है क्लास 6th का जो स्टूडेंट है उसको उस लेवल की, उस नॉलेज की जो भी चीज़ें करवाई जा रही है, जो भी टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वो समझ ना आए और वही क्लास 12th का विद्यार्थी उसको ईज़िली कैच कर पाए। तो ये हमारे लिए एक तरीके से क्रिएट करता है इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बैरियर। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे और समझाया जा सकता है, जैसे कक्षा 12वीं साइंस के विद्यार्थी कक्षा 12वीं आर्ट्स के विद्यार्थियों को यदि एक ही क्लासरूम में मैथ्स पढ़ने के लिए बैठा दिया जाए, तो पॉसिबली यही होगा 12th आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल या फिर नॉलेज बैरियर उनके लिए सामने आ सकता है। इसी में फोर्थ हमारे लिए ह्यूमन फैक्टर है फिजिकल और हेल्थ बैरियर। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, हो सकता है उसे कानों से सुनाई ना दे, आँखों से दिखाई ना दे, तो इन कारणों से भी कम्युनिकेशन को करने में एक तरीके से बैरियर हमारे लिए सामने आ सकता है, जो भी ह्यूमन फैक्टर के तौर पे फिजिकल एंड हेल्थ बैरियर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। लास्ट हमारे लिए साइकोलॉजिकल बैरियर माना जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति में लैक ऑफ मोटिवेशन है, इमोशनली वो डिस्टर्बेंस है या फिर एक तरीके से साइकोलॉजिकली परेशान है। तो इस कंडीशन में वो किसी व्यक्ति के द्वारा बताई गई बातों को एक तरीके से नहीं समझ पाएगा, अपने विचारों को ज़्यादा परफेक्ट मानेगा या एक तरीके से विचारों से विचलित हो जाएगा। तो ये जो हमारे लिए साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट होगा, वो इस ह्यूमन फैक्टर के अकॉर्डिंग रखा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिकल या फिर टेक्नोलॉजिकल बैरियर। जब हम कम्युनिकेशन करने के लिए किसी डिजिटल डिवाइस का यूज़ करते हैं, कोई टेक्निकल डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो उस कारण से यदि परेशानी उस टेक्निकल डिवाइस या फिर हम कह सकते हैं उसके मीडिया या चैनल के कारण से आती है, तो ये कम्युनिकेशन हमारा कहलाता है मैकेनिकल या फिर टेक्नोलॉजिकल बैरियर। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, यदि हम टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते-देखते अचानक लाइट चली जाए, तो एक लार्ज स्केल पे जो भी ऑडियंस है, वो उस इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से कवर अप नहीं कर पाएगी। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है हमारे लिए मैकेनिकल बैरियर का। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं जो भी
जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से शेयर की जा रही है, उसमें यदि इंटरनेट भी एक तरीके से डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है, या यदि इंटरनेट की उपलब्धता ना हो। इसके अलावा हम कह सकते हैं, मान लीजिए कोई है, ग्रुप है, कोई टीवी देख रहा है, टीवी देखते टाइम यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चला दिया जाए, मिक्सर जूसर चला दिया जाए, तो हो सकता है टेलीविजन सिग्नल्स एक तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाए, या फिर दूसरी तरफ ऑडियंस उस प्रॉपर साउंड के कारण, उस मिक्सर या जूसर के साउंड के कारण उस दूसरी वॉइस को ना एक तरीके से सुन पाए। तो ये एग्जांपल हमारे लिए मैकेनिकल या फिर टेक्निकल एरर के रूप में सामने आ सकते हैं, जिसको नॉइज कहा जा सकता है। देखें, कम्युनिकेशन की इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो इसको हम देख सकते हैं कि एक तरीके से कम्युनिकेशन को बिल्कुल ज़ीरो कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, परंतु हम प्रयास कर सकते हैं, इसको नियर टू इम्पॉसिबल या नियर टू ज़ीरो ले जाने की। वो किस तरीके से किए जा सकते हैं, हम देख सकते हैं। पहले तो कोशिश करेंगे उस टाइप ऑफ एरर को या उस टाइप ऑफ बैरियर को पहचानने की। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिंग्विस्टिक बैरियर है, तो हम कोशिश करेंगे सेंडर ए या बी में से उनको एक तरीके से किसी ट्रांसलेटर की हेल्प से, या फिर उनको उन दूसरी भाषाओं के बारे में अवगत करवा करके, सिखा करके इस बैरियर को तोड़ा जा सकता है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं, मान लीजिए कोई फिजिकल बैरियर आ रहा है हमारे लिए, किसी व्यक्ति को हो सकता है सुनने में परेशानी हो, तो उसके लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, उनमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको एक तरीके से हर्डल को रिसॉल्व करने के लिए, तब इन कम्युनिकेशन के एरर को दूर किया जा सकता है। मैकेनिकल या टेक्निकल के कम्युनिकेशन में भी हम उन प्रॉब्लम को पहचानने की कोशिश करेंगे, और उनको दूर करने के द्वारा जो भी प्रयास किए जाएंगे, तो उन सब प्रयासों को एक तरीके से हम पूरा कर लेने के बाद में हमारे जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, उससे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे लिए केवल इतना ही था। मोस्ट प्रोबेबली मैंने केवल वैसे ही टॉपिक कवर करने की कोशिश की है जो पिछले कुछ सालों से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। कोशिश करूंगा इसी एक वीडियो से आपके लगभग सारे डाउट्स हैं, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो कवर हो जाए। आपको किसी दूसरी वीडियो की तरफ इसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, और जो भी स्क्रीन पे नोट्स आपके लिए दिखाए गए हैं, आप इनको लिख करके, प्रैक्टिस करके, इनसे क्वेश्चन बना करके आगे आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं बहुत हद तक श्योर हूँ अपने पिछले टीचिंग एक्सपीरियंस से, ये वीडियो यदि आप अच्छे से 1 या 2 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो काफ़ी कुछ आप अपने लिए ओवरकम कर पाएँगे, और अपने इस सब्जेक्ट में, इस स्किल सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स के साथ में पास होंगे। आगे के लिए धन्यवाद। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलें। धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।